Welcome to another lecture on NCERT CBSE Indian Economy। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी में। आज हमारा 10th लेक्चर है इसके ऊपर और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो कि आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम स्टडी करेंगे जो रिफॉर्म्स से पहले वाला पीरियड था उसके यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम 1947 टू 1990। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है। देखिए, जो इंडस्ट्री होती है इसको हम दो कैटेगरीज में या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री को दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और ये जो 2006 से इनको कहा जाता है MSME। MSME का मतलब क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, एंटरप्राइज का मतलब हुआ फर्म, कोई फैक्ट्री। ठीक है, तो या तो कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कहेंगे MSME। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अब किस इंडस्ट्री को हम यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे और किस इंडस्ट्री को या किस फर्म को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए जो क्राइटेरियन यूज़ हुआ है वो यहाँ पे है। देखिए, 1966 में ये पहली बार ये क्राइटेरियन सामने लाया गया, स्टैंडर्ड सामने लाया गया, और ये हमें बताता है कि भाई अगर कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, उसका जो प्लांट है या मशीनरी है वो बनाने के लिए, ठीक, इन्वेस्टमेंट अगर हुआ है 7.5 लाख या इससे कम, तो फिर ये फैक्ट्री, ये फर्म आएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो अगर इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख से कम तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये फिर 1990 तक धीरे धीरे रिवाइज होता गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसको 60 लाख जो है वो डिसाइड किया गया, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 1990 में एक फर्म का अपने प्लांट पे, अपनी मशीनरी पे 60 लाख है या इससे कम, तो इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर 1966 में 7.5 लाख से ज़्यादा है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, या फिर 1990 में 60 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी पे, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है। तो आई होप कि अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है जो डिसाइड करता है कि एक फर्म स्मॉल स्केल में आती है या लार्ज स्केल में आती है या किस कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे हम आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक, अब इसकी भी कैटेगरीज़ है, इसके भी हम डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टाइप इसका है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक हिस्सा है। इसी तरह दूसरा है एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, तीसरा है सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ और चौथा है कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। तो हमारा टॉपिक था कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इससे ये बात हमें क्लियर हो गई कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसके ऊपर हम अभी आगे भी बात करने जा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन सी चीज़ें आती है, एंसिलरी में कौन आती हैं, सर्विसेज में कौन आती है और कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ में कौन आती है। तो चलिए बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट तो आपने देख लिया कि प्लांट और मशीनरी पे कितना होना चाहिए, डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट होता है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है क्रिएट हो रहे हो या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि इसमें आता है फर्नीचर मेकिंग। तो फर्नीचर मेकिंग जहाँ पे भी आप देखेंगे जनरली वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हिस्सा होता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। इसी तरह टॉय मेकिंग, इसी तरह टेक्सटाइल्स, इसी तरह फूड प्रोडक्ट्स, तो ये सब हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और आते किस में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। अब एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कौन है? देखिए, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो इनको डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स बनाने वाली जो फर्म्स होती है उनको हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इसलिए इनके लिए लिखा गया है सपोर्टिंग यूनिट्स और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़। अब मिसाल के तौर पर ऑटो जो इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट्स जो बना रहे हैं, ऑटो पार्ट्स मेकर जो होते हैं, जैसे कि
नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, सीट्स जो बना रहे हैं, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठीक, क्योंकि ये वो चीज़ बना रहे हैं जो लार्ज इंडस्ट्री को फिर ज़रूरत होती है, बड़ी फैक्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लायर्स में वायर्स, केबल्स और स्विचेस बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ सकती है, डिपेंडिंग कि उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट उतना ही होना चाहिए जितना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होता है। इसी तरह टेक्सटाइल्स में बटन्स जो बनाती हैं फर्म्स, जिपर्स जो बनाती हैं, लेबल्स जो बनाती हैं, तो वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ सकती हैं, ठीक है। तो दिस वाज एंसिलरी इंडस्ट्रीज। इसी तरह है सर्विसेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें गुड्स प्रोडक्शन और सर्विसेज भी आती हैं, तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आती हैं, जैसे कि प्रिंटिंग है, रिपेयर वर्कशॉप्स हैं, या जिम्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं जिम करने के लिए। नौजवान इसके साथ वाकिफ़ है, तो जिम जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर्स जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, लेकिन ये गुड्स नहीं बेचते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली हमारा है कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। तो कॉटेज भी आप इसके लिए लिख सकते हैं फ़िलहाल। तो कॉटेज में आता है पॉटरी, इसी तरह बैम्बू वर्क आता है, कारपेट मेकिंग जो है, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, लेकिन ये कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के उस कैटेगरी में आते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा फर्दर फोकस करेंगे ऑन कॉटेज एंड दिस कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। अब कॉटेज इंडस्ट्री और बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, कॉटेज वर्सेस बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में फर्म्स आती हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये होम बेस्ड होती है, ये अपने घर में बंदा काम कर रहा है, ठीक, लेकिन जो स्मॉल स्केल बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आने वाली फर्म्स होती हैं वो रेगुलर फर्म्स होती हैं, ठीक। रेगुलर फर्म्स का मतलब जिनका अपना अलग से कोई जगह होती है, दफ्तर वगैरह होता है, वो सब चीज़ें। तो कॉटेज इंडस्ट्री में कैपिटल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लिटिल कैपिटल यूज, लेकिन जो रेगुलर फर्म होती है जो स्मॉल स्केल में आती है उनके पास कैपिटल सही इस्तेमाल होता है, यानी मशीनरी सही अवेलेबल होती है, मशीनरी का अच्छा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल उतना नहीं होता है। ये पार्ट टाइम बेस्ड होती है जो कॉटेज इंडस्ट्री है, लेकिन स्मॉल स्केल जो बाकी फर्म्स होती हैं वो फुल टाइम होती है। यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मॉडर्न और कभी कभार ट्रेडिशनल मेथड्स भी इस्तेमाल होते हैं। ये फैमिली लेबर से चलने वाली होती हैं कॉटेज इंडस्ट्री, और ये हायर्ड लेबर से, यानी कि जहाँ पे फुल्ली एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री होम बेस्ड है, कैपिटल ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, पार्ट टाइम है, ये ट्रेडिशनल टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल होती है, और फैमिली लेबर। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जो गाँव में वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो ये उनके साथ एक्चुअली रिलेटेड है, जो रेगुलर इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। कॉटेज इंडस्ट्री में पॉटरी आता है, कारपेंट्री आता है, वीविंग आता है और बैम्बू क्राफ्ट्स आते हैं, और इसके अलावा खादी इंडस्ट्री आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो होम बेस्ड होती है, जहाँ पर लेबर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, खुद का लेबर इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जो टेक्निक होती है वो ट्रेडिशनल होती है, मॉडर्न जो है मशीनरी वगैरह का यूज़ नहीं होता है। इसके बरक्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैंडल मेकिंग आएगा, बेकरी आएगा, लेदर प्रोडक्ट गुड्स प्रोडक्शन आएगी, फूड प्रोसेसिंग जैसे कि पिकल्स वगैरह बनाते हैं वो आएंगे, प्रिंटिंग शॉप्स जो है, फर्म्स जो है वो इसमें आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो हमने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या स्टैंडर्ड होगा, तो या कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है, तो उसके लिए यहाँ पे अब डेटा हमारे पास है। तो 1966 की हमने बात की कि अगर 7.5 लाख जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो 7.5 लाख या इससे कम तो फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो 10 लाख रखा गया जो एंसिलरी यूनिट्स है। अभी हमने कहा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका एक हिस्सा एंसिलरी यूनिट्स या एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जो है, तो ये 7.5 लाख रखा गया किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, और 10 लाख जो है वो एंसिलरी, बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। हालांकि ये दोनों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही आते हैं, लेकिन एंसिलरी यूनिट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा लिमिट रखा गया। इसी तरह 1977 में 10 लाख रुपीज़ इसको रखा गया, और यहाँ पे एंसिलरी के लिए 20 लाख रखा गया। दैट मीन्स कि 1977 में अगर आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख या इससे कम, तो आपकी फर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है।
और अगर एंसिलरी आपके पास कोई इंडस्ट्री है तो आपने 20 लाख रुपीज़ जो है या इससे कम अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है मशीनरी पे, प्लांट पे, तो फिर आप अगेन जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। 1980 में ये 20 लाख और 25 लाख बन गया, 1985 में 35 लाख एंड 45 लाख, 1990 में 60 लाख एंड 75 लाख। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिमिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये लिमिट क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी दो वजूहत है। एक तो प्राइसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है, मनी का वैल्यू कम होता रहता है, इसलिए जो है वो वैल्यू बढ़ाना पड़ता है। दूसरा ये है कि जब मुल्क धीरे धीरे तरक्की करता है तो फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी तब्दील हो जाती है। उसका जो एक्चुअली जो फर्म की का स्केल है वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो उसके बावजूद उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही रखा जाता है। तो ये दो वजूहत है कि ये वैल्यू क्यों बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसके बारे में हमने मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी की, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में इनके बारे में क्या कहा गया या क्या किया गया। तो 1948 में जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो यानी कि बनाई गई, जो सामने लाई गई, तो उसने ये एक्नॉलेज किया कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक अहम रोल है इकॉनमी में। तो जाहिर सी बात है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वो भी समझते थे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी। तो ये एक्नॉलेजमेंट था, ये एतराफ़ था कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में इनको जो है कहा गया कि इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनको एक्सप्लिसिटली जो है वो सपोर्ट किया गया। फिर 1967 में एक डेवलपमेंट होती है और जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, वो ये है कि रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स को खुसूसी यानी कि पर्टिकुलरली रखा गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन प्रोडक्ट्स को नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते थे, कानूनी तौर पर वो ये अलाउड नहीं था उनके लिए। इनको रखा गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये फंक्शनल रहे, ये प्रॉफिट्स कमाएँ और ये अपना काम करते रहें। फिर 1977 में जो है एक नया यूनिट जो है वो कैटेगरी जो है वो क्रिएट की गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, जिसको टाइनी यूनिट कहा जाता है। और जो रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स थे उनकी तादाद को बढ़ाया गया, जिनके बारे में अभी हमने बात की। 1980 में क्या होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें इजाफा धीरे धीरे हो रहा है। फिर 1985-86 में अगेन फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल रहा है, ट्रेनिंग इनको मिल रही है, असिस्टेंस मिल रही है, और जो प्रोडक्ट्स रिजर्व रखे गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए उनमें एक्सपेंशन हम यानी कि देख रहे हैं, उनमें इंक्रीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच वर रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही बना सकते थे। तो 1950 में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई इनके लिए प्रोडक्ट्स को रिजर्व रखो। फिर 1967 में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ प्रोडक्ट्स को इस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखा गया, जिसमें 47 प्रोडक्ट्स हैं। 1978 में ये तादाद जो है वो 504 प्रोडक्ट्स तक पहुँचती है। 504 प्रोडक्ट्स वर सच जो बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकते थे, बाकी जो इंडस्ट्री हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री उनके लिए अलाउड नहीं था ये प्रोडक्ट्स। 1990 में इन प्रोडक्ट्स की तादाद जो है वो 800 से ज़्यादा होती है। 836 जो है जो यानी नंबर जो हमें मिलता है वो 836 है। तो इतने प्रोडक्ट्स जो हैं बस कौन बना सकता था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये रिजर्व्ड थे इस इंडस्ट्री के लिए। अब हम आते हैं कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने कौन से जो है दफ्तर या ऑफिसेज इनके लिए बनाए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि 3 लेवल्स पे जो है वो ऑफिसेज खोले गए और इनके लिए इंतजामात किए गए। नंबर 1 इज़ सेंट्रल लेवल, नंबर 2 इज़ स्टेट लेवल एंड नंबर 3 इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखेंगे देयर इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। मैंने कहा कि M मीनस माइक्रो, S मीनस स्मॉल, M मीनस मीडियम, E मीनस एंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की एक मिनिस्ट्री यहाँ पे है इंडिया में, ठीक है। अब इसके दूसरे लेवल पे है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, जो इस चीज़ को देख रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का हाल क्या है और उनके लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो चीज़ें हो रही हैं। फिर सेंट्रल लेवल पे
ओके। ऑटोनॉमस और अटैच्ड बॉडीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं किन के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इनका भी हम तज़किरा करेंगे। अब आते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे हर स्टेट में या तो उसको डायरेक्टरेट कहते हैं या डिपार्टमेंट कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। तो वो ओब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही काम करता है, इनको प्रमोट करना और इनका जो रजिस्ट्रेशन है, बाकी चीज़ें हैं, तो उनके लिए काम करना, ये इसका फंक्शन है। तो फिर स्टेट में स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह जो है देखते हैं किन के लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये स्टेट की लेवल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, अगर आप थोड़ा बहुत इसको ध्यान देंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी शायद आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं वो कायम किए गए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट मिले, उनको इनपुट्स प्रोवाइड हों और टेक्निकल नो हाउ जो है उन तक ट्रांसफ़र किया जाए। अब हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जो सेंट्रल लेवल पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमने तज़किरा किया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई? तो पहले 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम है सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना था। फिर 1955 में NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, तो इसका भी यही फंक्शन, ये डिफरेंट यानी कि ईयर्स में इस्टेब्लिश हुई ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रही हैं। NISIET 1960 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एक्सटेंशन ट्रेनिंग जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट की गई 1960 में। फिर EDII 1983 में क्रिएट की गई, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अगेन आप देख सकते हैं कि इनका जो रोल है वो यही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उनको प्रमोट किया जाए और उनको नो हाउ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। फिर सिड भी है, 1990 में इसको क्रिएट किया गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है कि उनको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। और ये तो रही सेंटर की लेवल पे। फिर स्टेट की लेवल पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं। एक जगह मैंने कहा था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और यहाँ पे मैंने कहा था कि कॉटेज इंडस्ट्री में खादी इंडस्ट्री आ रही है। तो खादी इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। ये कपड़ा बनाने का एक यानी कि तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीका है, तो ये वो इंडस्ट्री है, उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या हुआ। तो एक कमीशन जो है वो बनाया गया इनके लिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC। इसको एस्टैब्लिश 1957 में किया गया। 56 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट जो पहले आया, फिर ये यानी कि कमीशन बन गया। तो इसकी ये जो फंक्शन कर रही है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ये आती है अंडर MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका फंक्शन क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। तो द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इज़ चार्जड विद द प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज़। तो ये खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई इन रूरल एरियाज़। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। इन कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज एंगेज्ड इन रूरल डेवलपमेंट वेयर एवर नेसेसरी। तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इनका मकसद ये होता है खादी और दूसरे जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक, इनका कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में क्या होता है? तो ये जो डेटा आपके पास है, इट इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ MSME एनुअल रिपोर्ट 2024-25, पेज नंबर 25 पे आप इसको देख सकते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ओब्वियसली फ्रॉम 1947 जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस इसी तरीके की रही है। हालांकि यहाँ पे डेटा हम 2024-25 के रिपोर्ट से ले रहे हैं। तो ये डेटा है 23 का 2023 का, ठीक है। तो पहले देखते हैं जीडीपी में आप देख सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन 30.1% है, विच इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट।
मैन्युफैक्चरिंग में इनका कंट्रीब्यूशन 36% है। एक्सपोर्ट्स में जो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन 45% है। और एम्प्लॉयमेंट में 24.4 करोड़ लोग जो है एम्प्लॉय हो रहे हैं किसमें, MSME में। और यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडिया में है दैट इज़ विच इट इज़ दिस MSME और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम जनरल देखते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो चीज़ हमने देखी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन द जनरेशन ऑफ GDP ऑफ ए कंट्री। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, ये इनकम जनरेट करती है लोगों के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ख़ास तौर पर जो गाँव के लोग होंगे, दूर दराज एरियाज़ के लोग होंगे, बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होंगे, तो उनके लिए इनकम जनरेट करते हैं। तीसरा, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं कंट्री में। चौथा, ये इक्वालिटी का एक तरीका है। इक्वालिटी का तरीका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी तो दैट मीन्स कि कुछ बिजनेस हाउसेज या कुछ बिजनेस पर्सनस जो हैं वो बड़े अमीर हो जाएंगे, ठीक। लेकिन आम जनता जो है, ख़ास तौर पर दूर दराज एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, गांव के रूरल एरियाज़ में, वो तो फिर पैसे का मुंह ही नहीं देखेंगे। तो ये जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती है किसी भी कंट्री में, उससे क्या होता है कि उससे जो है सब लोग या काफ़ी सारे लोग जो हैं ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और जो इनइक्वालिटी होती है एक कंट्री में, जो कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो उसमें कमी आ जाती है और थोड़ा इक्वालिटी की तरफ एक कंट्री बढ़ती है। जब सबको पैसा मिलेगा तो कुछ ही लोग जो है वो नहीं कमाएंगे, बल्कि काफ़ी सारे लोग पैसा कमाएंगे, तो ओब्वियसली एक मुल्क जो है वो इक्वालिटी की तरफ बढ़ता है और इनइक्वालिटी जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये भी है कि ये इनइक्वालिटी को कम करते हैं एक इकॉनमी में। और इसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो है एक्सपोर्ट्स में। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि 45% एक्सपोर्ट्स कहाँ से आते हैं, MSME से आते हैं। तो इसलिए एक्सपोर्ट्स में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़रूरी हैं। वो क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी, कुछ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होंगे, बिजनेस पर्सनस होंगे, जिनकी बहुत ही बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी, इंडस्ट्रीज़ होंगी, लेकिन आपका जो बेशतर बाकी मुल्क होगा वो तो गरीबी में लथपथ होगा और वहाँ पे इंडस्ट्री का नाम भी नहीं होगा। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ज़रिए से क्या होता है कि ओवरऑल कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, क्योंकि ये इनके ज़रिए से रूरल एरियाज़, फार फ्लंग एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। तो जेन्युइन इंडस्ट्रियलाइजेशन वो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आए, क्योंकि इसमें जो है लोगों की बड़ी तादाद इन्वॉल्व होती है। काफ़ी सारे लोग जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। और सही माना में इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होती है जब ये रूरल एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और वो तब मुमकिन है जब आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करे, ठीक है। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका बहुत ही अहम रोल है। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज जो है या फॉरेन करेंसी आपको मिलती है जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपकी अच्छी हो, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, आपके मुल्क में डॉलर्स आ जाते हैं, पाउंड्स आ जाते हैं। तो जो फॉरेन करेंसी है वो तब आती है जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो इट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करा सकती है। और फाइनली आपका मुल्क जो है वो सेल्फ रिलायंट बनता है, यानी सेल्फ रिलायंस का जो मकसद होता है, गोल होता है हर कंट्री का, वो तब मुमकिन होगा जब आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि पूरा मुल्क जो है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है और जो कंट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बना सकती है। बट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ वर्किंग वेल, व्हेन इट इज़ डेवलपिंग। जब इसमें प्रोग्रेस होती है तो फिर जो एक कंट्री है वो खुद पे ही फिर दारोमदार रखती है, खुद पे ही इन्हिसार कर सकती है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में और मुख्तलिफ चीज़ें जो हमने इसके बारे में स्टडी की फ्रॉम 1947 to 1990। और डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।